चलिए तो भाई अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो टॉपिक हमारा है वो है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण, ठीक है, और पारिस्थितिकी। इस वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं कपिल चाहर आपके लिए इस सब्जेक्ट की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो चलिएगा फटाफट से जल्दी से देखते हैं और जानते हैं भाई इन्वायरमेंट के बारे में। देखो, इन्वायरमेंट जो शब्द है ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है इन्वायरॉन, इससे बना है। इन्वायरन शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है घेरना या इन सर्किल या किसी चीज को सराउंड करना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि जैविक और अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो योग होता है ना, वही आपका इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहलाता है। इसमें बायोडायवर्सिटी या नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक वास, एनर्जी, ठीक है, ये जो हैं इन तीनों को मुख्य तत्व या मेन एलिमेंट माना जाता है। अगर आपसे पूछे पर्यावरण के मुख्य तत्व कौन कौन से, बायोडायवर्सिटी, नेचुरल हैबिटेट और एनर्जी। तो जैविक तथा अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है पर्यावरण। अगर आपसे पूछे इन्वायरमेंट क्या है तो आप बताइएगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो फंक्शनल रिलेशन पाया जाता है, कार्यात्मक संबंध जो पाया जाता है, उसी को आप एनवायरनमेंट कहते हैं। भाई एक चीज याद रखिएगा, कोई भी जीवित अगर चीज है तो वो जीवित चीज भी कहीं ना कहीं जो निर्जीव चीजें हैं उनके साथ में जुड़ी हुई है। जैसे मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पाया जाता है। तो ये सब जो पाया जा रहा है पानी में, मिट्टी में, वो क्या है? वो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अजैविक पदार्थ है, या उसी को आप बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। उन्हीं नॉन लिविंग थिंग्स को प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, क्योंकि वो उनके ऊपर उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया लिविंग थिंग। तो यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन पाया जा रहा है। तो भैया किसी भी अगर आपसे पूछा है कि एनवायरनमेंट क्या है तो आप बताइएगा फंक्शनल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसी को आप एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। पर्यावरण में भैया चेंज भी होता रहता है समय के साथ साथ, धीरे धीरे एनवायरनमेंट जो है उसमें आपके चेंजेस भी होते रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि एनवायरनमेंट किस प्रकार का तंत्र है तो एनवायरनमेंट एक बंद तंत्र है, क्लोज्ड सिस्टम है। और ये जो होता है ये अपने आप नियंत्रित होता है। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, वो अपने आप कंट्रोल होता है। और जो कंट्रोल होने की विधि है उस विधि को होम्योस्टैटिक क्रिया विधि या होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। आपसे कहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट कंट्रोल किस तरीके से होता है तो उसको क्या बोला जाता है? होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, या फिर अपने आप कंट्रोल होता है। आप इतना समझिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर मैं बात करूं तो भैया 1972 में 5 जून से 16 जून के बीच में यूएनओ के द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो समिट था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो था, उसका आयोजन किया गया था। और 5 जून 1973 को पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। तभी से लेकर अब तक हर वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। सरकार की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, बुनियादी संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार का हो सकता है एनवायरनमेंट, ठीक है। भौतिक या अजैविक पर्यावरण, फिजिकल या फिर एबायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट, जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कल्चरल एनवायरनमेंट। तो 3 प्रकार हो सकते हैं, अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक, एबायोटिक, बायोटिक और कल्चरल एनवायरनमेंट। आगे की तरफ चलिएगा तो भौतिक या अजैविक पर्यावरण की बात करते हैं, फिजिकल या फिर एबायोटिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा कि फिजिकल जो आपकी क्वालिटीज पाई जाते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो पाए जाते हैं और स्टेट्स जो पाए जाते हैं, उनके आधार पर ये 3 प्रकार का हो सकता है। स्टेट्स का अवस्था का मतलब क्या है? ठोस, द्रव, इस तरीके से, है ना। तो देखो, ठोस के आधार पर देखा जाए तो ठोस क्या है? हमारी पृथ्वी है। तो भैया उस हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। जल वाला हिस्सा जो है वो जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर, और गैस वाला जो हिस्सा है उसको आप लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 3 भाग जो हैं इन वातावरणों को, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन्हीं को आप क्या बोल देते हैं? वातावरण। यानी स्थल मंडलीय वातावरण यानी कि लिथोस्फेरिक इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फेरिक इन्वायरमेंट और आपके एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट। यहाँ पर देखिए जिन्हें विभिन्न स्थानिक पैमानों, भैया अब कुछ स्थान स्थान पर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं तो उनके आधार पर इसका और डिवाइडेशन किया जा सकता है।
जैसे पर्वत के आसपास का क्षेत्र है, माउंटेन के आसपास का क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा माउंटेनिक इन्वायरमेंट। पठार के आसपास का तो प्लेटू प्लेटू इन्वायरमेंट। मैदान यानी प्लेन के आसपास का इन्वायरमेंट। झील लेक का इन्वायरमेंट, रिवर का इन्वायरमेंट, समुद्री यानी कि ओशियनिक इन्वायरमेंट, ग्लेशियर और डेजर्ट। ठीक है, तो भैया ये आपके इन्वायरमेंट के कुछ छोटे छोटे टाइप हो सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी ये होता है भौतिक पर्यावरण को जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में भी दिखाया जा सकता है। क्लाइमेटिक जो आपके करेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं उसके आधार पर इसे 3 भागों में देख सकते हो। उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, समशीतोष्ण यानी टेम्परेट एनवायरनमेंट और ध्रुवीय पर्यावरण यानी पोलर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो भैया देखो जलवायु की कंडीशन के आधार पर 3 प्रकार हो सकते हैं, है ना। और जो फिजिकल क्वालिटीज हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके आधार पर भी 3 प्रकार हो सकते हैं, याद रहेगा। आगे की तरफ बढ़ जाइए, अजैविक घटक की बात करते हैं, निर्जीव की। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो आपके मिनरल्स वगैरह जो पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ वगैरह पे पाए जाते हैं, वो सब किस में रखे जाएंगे, अजैविक घटक निर्जीव में। पर्यावरण में अगर कोई भी भैया जीव है, कोई भी अगर लिविंग थिंग है, तो वो कहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पा रहा है, ये जो निर्धारित करता है, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है। ठीक है, यद्यपि ये कारक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि भैया जो यहाँ पर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनके बीच में आपस में एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि कोई एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी जीव की सीमा को सीमित कर सकता है ना। मान लीजिए किसी तत्व की अधिकता या किसी तत्व की कमी के कारण वहां की जनसंख्या, वहां की लिविंग थिंग्स की जनसंख्या पर असर पड़ना, मतलब बढ़ जाना या कम हो जाना, ये सब। आगे की तरफ चलते हैं, अब बात करते हैं जैविक घटकों के बारे में, यानी कि आपके बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स की, है ना। इसमें पर्यावरण के जीवित भाग को शामिल किया जाता है, जो भी मतलब लिविंग थिंग्स हैं उनको शामिल किया जाता है। सामान्य पर्यावरण में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों से संबंधित बहुत सारी परस्पर संबंधित आबादी का संघ शामिल है। इसमें लिविंग थिंग्स की बहुत सारी स्पेसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। उन प्रजातियों का जो समूह होता है उसी को आप जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में रखते हैं। इसमें पशु समुदाय यानी कि एनिमल कम्युनिटी हो सकती है, कैटल कम्युनिटी हो सकती है। इसके अलावा पादप समुदाय यानी कि प्लांट कम्युनिटी हो सकती है, और सूक्ष्म जीव समुदाय यानी माइक्रोबियल कम्युनिटी हो सकती है। ये सब आपके क्या है, लिविंग थिंग। ठीक है, अब आती है बात भैया जीवित की। अगर हम बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स कितने टाइप की हो सकती हैं, तो एक होती है स्वपोषी, है ना। ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक होती है स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ऐसे जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स यानी परपोषी, मतलब जो इनके ऊपर जिंदा रहते हैं, मतलब किसी और के ऊपर जिंदा रहने वाले, तो उनको क्या कहते हैं, परपोषी। और एक होते हैं मृतपोषी, मतलब जो मरे हुए जो सबस्टेंसेस होते हैं, पेड़ पौधे मरे हुए, एनिमल मरे हुए, उनके ऊपर जो जो अपना जीवन बिताते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ्स यानी मृतपोषी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी की बात करूं तो देखो, ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, ऑटो और ट्रोफोस। ऑटो का अर्थ क्या है, सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब फीडर। सिंपल सी बात यह है कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। इनको भैया प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, कन्वर्टर भी इनको कहा जाता है। इसके अंतर्गत ज्यादातर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पौधे होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल का प्रयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश, सनलाइट में ये लोग एक प्रक्रिया करते हैं जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें ये लोग अकार्बनिक कच्चे माल, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को एक उच्च ऊर्जा जटिल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, अकार्बनिक कच्चा माल जो है, उससे ये अपना भोजन तैयार करते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो उसी को इसका भोजन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा, स्वपोषी सभी जैविक प्रणालियों का मूल होते हैं, क्योंकि भैया इन्हीं के ऊपर सब अपना जीवन जीते हैं, तो इसीलिए जो बेस तैयार करते हैं वो स्वपोषी तैयार करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स तैयार करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर स्वपोषी आमतौर पर पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं उन्हें रखा जा सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो तैरते हुए पौधे, फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है,
वो इसमें रखे जा सकते हैं। और उथले पानी में जड़ वाले पौधे, मतलब जहां पर पानी की गहराई कम होती है तो वहां पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, जिनको मैक्रोफाइट्स कहा जाता है। इनको आप स्वपोषी कहेंगे। ये अपना भोजन क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं, परपोषी की बात करते हैं। तो देखो दो वर्ड हैं, हेट्रोस और ट्रॉप्स। हेट्रोस का मतलब क्या है, अन्य, फीडर मतलब जीवित रहने वाले, मतलब ऐसे जो किसी अन्य के ऊपर अपना जीवन जीते हैं। आमतौर पर जानवर जो अन्य जीवों पर भोजन करते हैं, ठीक है, उन्हीं को उपभोक्ताओं को, इनको कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम, तो इनको उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहा जाता है। फागोट्रॉप्स, फागोट्रॉप्स भी कहा जाता है, फागो का मतलब निगलने या निगलने के लिए, ठीक है। और भैया याद रखिएगा कि इस नाम से इनको उपभोक्ता कंज्यूमर के नाम से या फिर फागोट्रॉप्स के नाम से आप जानते हैं। जबकि मैक्रो उपभोक्ता आमतौर पर शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। याद रखिएगा, उपभोक्ता कंज्यूमर जो होते हैं, परपोषी जो होते हैं, उन्हें मुख्यतः दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक है शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, और एक है मांसाहारी यानी कार्निवोरस। भैया शाकाहारी कौन होता है, हर्बीवोरस कौन होता है, जो पेड़ पौधे प्रथम श्रेणी या प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, वो पेड़ पौधों को खाने का काम करते हैं। पेड़ पौधे क्या थे, पेड़ पौधे उत्पादक थे, प्रोड्यूसर थे, उनको अगर ये खाते हैं तो ये है शाकाहारी, या इनको आप प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भैया हरे पौधों पर अपना भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देख सकते हो मवेशी वगैरह हो गए, है ना, गाय भैंस वगैरह, ये सब, हिरन हो गया, ग्रास हॉपर यानी टिड्डा वगैरह हो गया, खरगोश, ये क्या है, आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखेगा तो भैया उपभोक्ताओं में, कंज्यूमर में प्रोटोजुअन, क्रस्टेशियंस आदि को रखा जाता है। मांसाहारी कौन से जीव हैं, तो मांसाहारी वे जीव हैं भैया जो अन्य जानवरों का शिकार करते हैं, अन्य जानवरों को मार कर खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मांसाहारी, कार्निवोरस, ठीक है। दूसरे क्रम के उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी वे जानवर शामिल हैं। दूसरे क्रम के उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर में किसको रखा जाएगा, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर थे, जिनको मारकर अगर कोई खा जाए तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, या सेकेंडरी कार्निवोरस इसको कहेंगे। सेकेंडरी कार्निवोरस में आप रख सकते हैं लोमड़ी, मेंढक हो गया, मछलियां, फिशेज, है ना, शिकारी पक्षी, प्रीडेटर बर्ड्स वगैरह, सांप, स्नेक वगैरह, क्योंकि आपको पता है भाई सांप वगैरह जो है या शिकारी पक्षी वगैरह जो है वो ग्रास हॉपर यानी टिड्डे वगैरह को खा जाता है, खरगोश आदि को खा जाता है, तो इसी वजह से इनको सेकेंडरी कार्निवोरस कहा जा रहा है। तीसरे क्रम के उपभोक्ता कौन होंगे भैया, तीसरे क्रम के उपभोक्ता यानी कि टर्सरी कंज्यूमर और द्वितीयक मांसाहारी, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी कार्निवोरस, ये किसको कहा जाएगा, तो भैया प्राथमिक मांसाहारी पर भोजन करते हैं, जो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को मारकर खा जाते हैं, वो इसमें शामिल होंगे। उदाहरण के लिए भेड़िया हो गया, उल्लू हो गया, मोर, ठीक है, आउल हो गया, वुल्फ हो गया, या पिकॉक वगैरह हो गया, ये सब कुछ बड़े मांसाहारी भी हैं भैया। जो द्वितीयक मांसाहारी यानी सेकेंडरी कार्निवोरस का शिकार करते हैं, इनको चतुर्धातुक उपभोक्ता यानी क्वाटरनरी कंज्यूमर कहा जाता है, और इनको टर्सरी कार्निवोरस के रूप में देखा जाता है। इसमें किसको रख सकते हैं भैया, ये द्वितीयक मांसाहारी यानी सेकेंडरी जो कार्निवोरस हैं उन पर भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, ठीक है, लॉयन और आपके टाइगर, ये जो है इनको इसमें रखा जाता है। और क्योंकि भैया इनका आगे शिकार नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इनको टॉप कार्निवोरस या शीर्ष मांसाहारी भी कहा जाता है। तो देखो परपोषी मुख्य रूप से दो ही प्रकार के हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, यानी हर्बीवोरस और कार्निवोरस। शाकाहारी जो पेड़ पौधों पर जीवन जीते हैं। फिर मांसाहारी के कई टाइप हैं, ठीक है, मांसाहारियों में एक मांसाहारी वो होगा प्राइमरी कार्निवोरस, वो होगा जो आपके शाकाहारी जीवों को खाता है। फिर प्राइमरी जो फर्स्ट पहला वाला जो होगा प्राइमरी कार्निवोरस जो होगा, उसको अगर कोई खाता है तो वो सेकेंडरी कार्निवोरस, और उसको अगर खाता है तो उसको आप टर्सरी कार्निवोरस या उसको टॉप कार्निवोरस आप कहेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, अब बात करते हैं मृत पोषितों के बारे में, यानी सेप्रोट्रॉप्स की बात करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो दो शब्द हैं ग्रीक भाषा के, सेप्रोस मतलब सड़ा हुआ, यानी कि मरने के बाद पेड़ पौधे मर जाते हैं या कोई एनिमल वगैरह मर जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके अपघटन की प्रक्रिया होती है, अपघटन या फिर उसे डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो इनको रिड्यूसर या डीकम्पोजर या ऑस्मोट्रॉप भी कहा जाता है मृत पोषितों को, ठीक है। ये क्या है भैया, ये मृत पदार्थ, मतलब इसमें पौधे भी हो सकते हैं, जानवर वगैरह भी हो सकते हैं,
में जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़ते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जा रहे हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। याद रखिएगा ये लोग क्या करते हैं, डिकम्पोजर क्या करते हैं, तो डिकम्पोजर करते ही हैं कि भैया ये मृत सड़ते पौधे या जानवरों के अवशेषों में एक पाचक एंजाइम का स्राव करते हैं। मतलब जो मरे हुए जानवर वगैरह होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उसमें ये एक एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, जिससे होता क्या है कि कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक्स जो सब्सटेंस पाया जा रहा है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचाया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। एंजाइम मृत पदार्थ में जटिल कार्बनिक यौगिकों पर कार्य करते हैं, है ना। और डिकम्पोजर खुद को पोषण प्रदान करने के लिए, डिकम्पोजर अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करेगा, तो भैया अपघटन उत्पादों यानी कंपोजिशन जो मटेरियल पाया जा रहा है उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। भाई किसी भी मृत पदार्थ किसी पेड़ पौधे को पचाते समय उसमें से कुछ चीजों को ये डिकम्पोजर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम करते हैं। और इस प्रक्रिया को आप अपघटन की प्रक्रिया या डीकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। बाकी जो बचा हुआ भाग होता है वो मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया में आ जाता है, खनिजीकरण की प्रक्रिया में आ जाता है। मतलब ऑक्सीजन को अलग कर दिया, नाइट्रोजन को अलग कर दिया, है ना, और पदार्थों को अलग कर दिया, वो पदार्थ जो है वो जाकर मिट्टी में पानी में जाकर मिल गए, तो उसको क्या बोलते रहते हैं, मिनरलाइजेशन। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे की तरफ जैविक पर्यावरण की बात करते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो देखिएगा जैविक पर्यावरण भैया ये क्या है, इसके अंतर्गत वनस्पति यानी पेड़ पौधे वगैरह, एनिमल्स वगैरह को रखा जा सकता है। और भैया जैविक पर्यावरण को मुख्य रूप से दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक है आपका पुष्पीय वातावरण यानी फ्लोरल एनवायरनमेंट, और एक है जीव जंतु पर्यावरण यानी फॉनल एनवायरनमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लोरा या फौना, फ्लोरा किससे संबंधित है, पेड़ पौधों से, फौना किससे संबंधित है, जीव जंतुओं से। इसके अलावा सभी जीव कई स्तरों पर अपने सामाजिक समूह और संगठन बनाने के लिए काम करते हैं। मतलब जीव की एक विशेषता होती है कि ये हमेशा अपना ग्रुप फॉर्मेट करते हैं। अगर इनके द्वारा अपना ग्रुप बनाया जाता है तो ग्रुप बनने के बाद जो वातावरण बनेगा उसको आप सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक वातावरण कहेंगे। सामाजिक वातावरण में ये जीव जब निवास करना शुरू करते हैं तो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए या अपने डेवलपमेंट विकास के लिए ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट पाया जा रहा है उस फिजिकल एनवायरनमेंट से अपने लिए कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंसेस प्राप्त करते हैं। तो वहां पर जो एनवायरनमेंट बनता है उसको आर्थिक वातावरण कहते हैं। मतलब ग्रुप बनाए तो ग्रुप बनने से सोशल एनवायरनमेंट, और फिर उसी जीव के द्वारा जब फिजिकल एनवायरनमेंट से चीजों को प्राप्त किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो उसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो भैया ये रिलीजन का इफेक्ट अगर उस पर पड़ रहा है, फैमिली का पड़ रहा है, एजुकेशन का पड़ रहा है, या सोशल सिस्टम का यदि कोई इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे जो वातावरण बनता है वो सांस्कृतिक वातावरण या फिर कल्चरल एनवायरनमेंट कहलाता है। कभी कभी ये भी होता है भैया एक जो ग्रुप होता है वो किसी अन्य की कल्चर, अन्य की संस्कृति से ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि विदेशी संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी भी पाई जा सकती है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की। भाई इकोलॉजी शब्द की अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी वर्ड जो है ये 1869 में सबसे पहले जर्मनी के बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ये दो शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक है ओइकोस जिसका अर्थ क्या होता है, होम या हाउस मतलब घर, और एक है लोगोस, लोगोस का अर्थ क्या है, तो अध्ययन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं भैया कि यहाँ पर ओइकोस और लोगोस, ओइकोस का अर्थ क्या हुआ, घर हुआ, और लोगोस का अर्थ क्या हुआ, तो लोगोस का अर्थ जो है वो अध्ययन हुआ। तो आप ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ होम या स्टडी ऑफ हाउस, यानी घर का अध्ययन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, द एम्फेसिस इज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट नेमली। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर वर्ड क्या निकल के आएगा, यहाँ पर वर्ड निकल के आएगा जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंध। मतलब जो आपके लिविंग थिंग्स पाई जा रही हैं उनके और एनवायरनमेंट, ठीक है, के बीच में जो संबंध पाया जाता है, जीवित चीजें और एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं।
और पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो सामान्य रूप से एक तरफ सभी जीवों का तथा उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों में अन्योन्याश्रित परस्पर अभिक्रियाशील और परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि भैया इन्वायरमेंट नेमली एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक लिविंग थिंग्स। ecology is the science that in general studies all living organism and their physical environment on the one hand and the interdependence, interaction and interrelationship among different organisms on the other hand। अब देखो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी में आपको पता है दो प्रकार की चीजें हैं, मतलब एक है लिविंग थिंग्स, एक है नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव। तो भैया जीवित जो चीजें हैं उनके बीच में और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बीच में संबंध है, उसका अध्ययन इकोलॉजी है। या फिर जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो चीज, ठीक है, या उनके आपस में इंटरडिपेंडेंसी जो है उसका भी अध्ययन जो किया जाता है वो इकोलॉजी में किया जाता है। अब कुछ शब्द हैं इनके बारे में देखिएगा। निकेत और जीव की बात करते हैं। निकेत एंड ऑर्गेनिज्म। निकेत क्या होता है? प्रकृति में कई प्रजातियां एक ही निवास स्थान पर रहती हैं, मतलब एक ही हैबिटेट होगा, लेकिन वहां पर जो जीवित जो वस्तुएं हैं, जीवित जो थिंग्स हैं, उनकी कई सारी स्पेसीज पाई जाएंगी, ठीक है, लेकिन वे अलग अलग कार्य करती हैं। यहाँ पर देखिए पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाते हैं, मतलब एक ही हैबिटेट में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं उनका जो कार्यात्मक लक्षण होता है, फंक्शनल क्वालिटी जो होती है, वही उसके निकेत का निर्माण करता है। भाई जैसे फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगल में मैं कहूं कि पेड़ पौधों की कई सारी स्पेसीज होंगी, जंतुओं की कई सारी स्पेसीज होंगी, उनमें से हर एक का अपना अपना कुछ फंक्शन है, अपना अपना कुछ कार्य है, तो उसके आधार पर जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम निकेत या निकेत के नाम से जानते हैं। भैया हर प्रजाति का, हर स्पेसीज का निकेत जो होता है ये कैसा होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय, मतलब एक का कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। जबकि पर्यावास में अनेक प्रजातियां होती हैं, एक ही आवास में, एक ही हैबिटेट में अनेक स्पेसीज होती हैं, लेकिन हर स्पेसीज का निकेत जो होता है वो कैसा होता है? अद्वितीय होता है। पर्यावास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता, बता दिया, यूनिक है तो फिर समान हो नहीं सकता। पारिस्थितिकी निकेत अथवा निच वर्ड है, शब्द जो है इसका पहला प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा ग्रीनेल्स। निच या निकेत शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था। वन लाइनर फैक्ट पर देख लीजिएगा, स्पेसीज का मतलब, प्रजाति का मतलब क्या है, ठीक है, प्रजाति का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुज इंडिविजुअल मेंबर आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या हुआ भैया? प्रजाति क्या है कि जनसंख्या का एक ऐसा समूह, जीवित लिविंग थिंग्स का जनसंख्या जो है, जनसंख्या का एक ऐसा समूह जो आपस में संतान उत्पत्ति, अपने ही जैसी संतान उत्पत्ति के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसी को आप प्रजाति बोलते हैं। जैसे मनुष्य प्रजाति हो गई, या फिर मैं कहूं कि जंतु प्रजाति हो गई, जानवर प्रजाति हो गई, जानवरों में भी कई प्रजातियां हो गई। तो ऐसा समूह जो मतलब अपने ही जैसी संतानों की उत्पत्ति के लिए आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? स्पेसीज। विकास, इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है भैया? जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। मतलब इवोल्यूशन किसे कहा जाएगा कि अगर रिप्रोडक्शन के बाद एक नई स्पेसीज आती है तो हम कहेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। उत्परिवर्तन की बात करते हैं, म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि पुनर्संयोजन किसी प्रजाति के आनुवंशिक रचना या जीन पूल में विविधता या अंतर के स्रोत है। याद रखिए म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन में ये होता है कि जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है या जीन पूल जो है, अगर उसमें ही परिवर्तन आ जाए, किसी स्पीशीज के जीन पूल या जेनेटिक स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाता है, तो उसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, तो देखो नेचुरल सिलेक्शन की बात डार्विन और वॉलेस ने की थी। इसने डार्विन और वॉलेस के द्वारा प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। डार्विन की थ्योरी याद होगी ना आपको, जिराफ वाली, है ना, कि मतलब जिनकी गर्दन लंबी थी या जिनकी गर्दन छोटी थी, तो उनमें से कौन जीवित रह पाया, कौन जीवित नहीं रह पाया, वो प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। विलोपन क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? एक्सटिंक्शन का मतलब है किसी चीज का समाप्त हो जाना। समाप्त हो जाना ये कई कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, बाढ़ आ गई हो, तूफान आ गया हो, कोई विक्रिया, ठीक है, या फिर मानवीय एक्टिविटीज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण किसी प्रजाति का किसी
स्पेसीज का विलोपन एक्सटिंक्शन हो सकता है। आपने सुना होगा कई सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलुप्त प्रजाति है, मतलब आज की डेट में वो समाप्त होने के कगार पर है। दो कारण हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं और कुछ प्राकृतिक घटनाएं या फिर नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम की अगर हम बात करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें, किसी समुदाय की संरचना में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी की स्ट्रक्चर में यदि कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, यदि कोई चेंज हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रम, इकोलॉजी सक्सेशन। यहां पर आपको याद रखना है भैया कि प्राथमिक अनुक्रम जो प्राइमरी सक्सेशन होगा वो उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से कोई समुदाय नहीं था, मतलब अगर कहीं पर कोई कम्युनिटी पहले कभी थी ही नहीं, पहली बार अगर कम्युनिटी आ रही है तो हम कहेंगे वो प्राइमरी सक्सेशन है। और सेकंड सक्सेशन क्या होता है, द्वितीय अनुक्रम क्या होता है, तो सेकेंडरी सक्सेशन में होता है वर्तमान वनस्पति के पश्चात अस्तित्व में आता है, मतलब पहले जहां कुछ है उसके बाद में अगर एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो वो हो जाता है सेकेंडरी एक्सेशन, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन। जैविक अन्योन्य क्रियाओं की बात करते हैं, यानी बायोटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, आपस में होने, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है, आपस में होने वाली क्रियाएं, ठीक है, जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच हो, मतलब एक ही स्पीसीज के अगर मेंबर्स के बीच में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं उसको, आंतर जातीय। अगर विभिन्न प्रजाति के मेंबर के बीच हो रही है, मतलब दो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके सदस्यों के बीच में हो रहा है तो उसको अंतर जातीय या इंटर स्पेसिफिक कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं भैया, कई सारे उदाहरण हैं, जैसे स्पर्धा कंपटीशन अगर हो रहा है, एक ही जाति एक ही स्पेसीज के मेंबर्स में हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, इंट्रा इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। अगर विभिन्न प्रजातियों के बीच में हो रहा है तो अंतरजातीय इंटर स्पेसिफिक। शिकार हो सकता है, प्रीडेशन प्रीडेशन हो सकता है, परजीविता हो सकती है, ठीक है, परजीविता जिसको हम लोग पैरासिटिज्म बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, सहजीविता हो सकती है, सिम्बियोसिस हो सकता है, सहभागिता, उदासीनता, कमेंसलिज्म हो सकता है, और न्यूट्रलिज्म यानी सहभोजिता हो सकती है। एक ही प्रजाति के सदस्यों में हो तो इंट्रा स्पेसिफिक, अगर अलग अलग प्रजाति के मेंबर्स के बीच में है तो इंटर स्पेसिफिक। क्लियर है। इकोसिस्टम की बात करते हैं, पारितंत्र की बात करते हैं। भाई पारितंत्र की अगर हम बात करें या पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात करूं, इकोसिस्टम की बात करूं, तो भैया 1935 में एजी टेंसले के द्वारा इस शब्द को निर्मित किया गया था। पारितंत्र है क्या, इकोसिस्टम है क्या, प्रकृति की ये कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है पारितंत्र, ठीक है, याद रखेगा। पारितंत्र क्या है, तो इन्वायरमेंट, नेचर की फंक्शनल यूनिट जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित, ठीक है। जो भैया बायोटिक्स थिंग्स हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उन इंटरेक्शन को शामिल किया जाता है किसमें, इकोसिस्टम में। और ये इकोसिस्टम नेचर की कैसी इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। तालाब की अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण, तालाब जो है एक पूर्ण, ठीक है, यानी कंप्लीट, बंद मतलब क्लोज्ड, और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट पारितंत्र है। पूर्ण बंद और स्वतंत्र का मतलब क्या है, तालाब अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, मतलब उसका किसी अन्य पर निर्भर होना जरूरी नहीं है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। यह किसी भी पारितंत्र की मूलभूत संरचना और कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन है। इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है भैया, इकोसिस्टम जो है वो किसी भी कि इस प्रकार की, जैसे तालाब में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह जो हैं उनका अध्ययन करने का एक सरल तरीका जो होता है वो होता है इकोसिस्टम। याद रखिएगा, ये सौर ऊर्जा पर कार्य करता है, सोलर एनर्जी पर कार्य करता है, और अपने जैविक समुदाय को साम्यावस्था में बनाए रखता है, मतलब अपनी कम्युनिटी को, अपनी संख्या को वो एक इक्विलिब्रियम में रखा रहता है, साम्यावस्था में रखा रहता है, यानी उसे मैनेज कर कर रखता है, मतलब उसको समाप्त नहीं होने देता है ना। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो एक कार्यात्मक इकाई अभी अभी मैंने बताया था, फंक्शनल यूनिट है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये जलाशय की एक बूंद जितना छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा पौंड हो उसमें पानी की एक छोटी सी बूंद, तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम हो सकता है ना। तो अगर छोटा होता है तो इसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र, यानी माइक्रो इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। और बहुत बड़ा भी हो सकता है भाई, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र दो भागों में हो सकते हैं, स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल, जिसमें ग्रासलैंड्स आ सकते हैं, फॉरेस्ट आ सकते हैं, डेजर्ट आ सकता है, प्लेन या फिर फील्ड आ सकते हैं।
जलीय एक्वेटिक में झील यानी लेक्स, रिवर, पॉन्ड है ना, एस्चुरी और ओशियन, इनको रखाया जाता है। इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ओशियन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, याद रखिए। बायोस्फीयर की बात करते हैं, जैवमंडल की बात करते हैं, तो देखो मिट्टी, सॉइल, रॉक्स, ठीक है, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, या फिर जल, वाटर हो गया, और वायु, ठीक है, यानी कि एयर। इनकी जो पतली परत होती है, क्या कहोगे, मिट्टी, तेल, जल और वायु की जो थिन लेयर होती है, उसी को आप जैव मंडल, बायोस्फीयर बोलते हैं। घटकों की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, तो भैया दो हैं, अजैविक और जैविक। कौन कौन से हैं, अजैविक और जैविक, यानी एबायोटिक और बायोटिक। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आ जाओ, पारितंत्र के घटकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैविक की बात करते हैं, बायोटिक की। बायोटिक में देखो प्रोड्यूसर के रूप में ग्रीन प्लांट्स को रखा जाता है, हरे पेड़ पौधों को रखा जाता है। और कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, प्राथमिक में, प्राइमरी में मतलब ये क्या होंगे, ये पेड़ पौधों को खाने का काम करेंगे, जैसे टिड्डा, ग्रास हॉपर, बकरी, गॉट, काओ, रैबिट, ये हरी पेड़ पौधों को खाते हैं, इसीलिए क्या कहला रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ये सर्प, स्नेक जो है, स्नेक इनको खाने का काम करेगा, इसी वजह से कैसा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और तृतीयक की बात करूं टर्सरी में, तो इसमें मनुष्य, इंसानों को रख सकते हैं, ठीक है, या फिर शेर को रख सकते हैं, बाघ को रख सकते हैं, चीता, बाज, ये आपके टर्सरी कंज्यूमर में रखे जाते हैं। फिर जब ये मर जाते हैं भैया, इनकी मृत्यु हो जाती है दोनों की, तो इनके मरे हुए पदार्थों पर जीवित रहने वाले होते हैं जो आपके सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, मृतपोषी। इसमें कवक यानी फंगी और बैक्टीरिया इसमें शामिल किए जाते हैं। अजैविक इनऑर्गेनिक की बात करूं तो फिजिकल हो सकते हैं भैया, फिजिकल क्वालिटीज के आधार पर, फिजिकल फैक्टर्स के आधार पर, तो सनलाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, रेन हो सकती है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तो देखो CO2, ये आपकी गैसेस वगैरह जो होते हैं, तत्व वगैरह होते हैं, पोटेशियम, सल्फेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, ये सब क्या है, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, जिसमें कार्बन पाया जाए, कार्बन एक आवश्यक तत्व के रूप में पाया जाए, तो ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और लिपिड हो सकता है। क्लियर रहेगा भाई? यहाँ पर पूरा इंग्लिश में भी मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को दोनों ही बाइलिंगुअल समझा रहा हूँ, किसी भी मीडियम के छात्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्य की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो पारितंत्र जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है। इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जटिल परिवर्तनात्मक, मतलब जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। ये विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रकार हैं, इनके द्वारा कुछ स्पेसिफिक कार्य किए जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन, ठीक है, पोषकों का चक्रण या भूजैव रासायनिक क्रिया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारितंत्र का विकास, इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, और समस्थापन या संतांत्रिका या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियां, यानी होम्योस्टेसिस, साइबरनेटिक और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, पॉन्ड्स, लेक्स, मीडोज, मार्सलैंड, ग्रासलैंड, ये सब इसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो ये चारों चीजें होती हैं, होती क्या है अभी आगे सब आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्य जो किए जाते हैं आपके इकोसिस्टम के द्वारा वो यहाँ पर हैं। चलिए सबसे पहले फूड चेन की बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। तो भैया खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनका एक सीरीज हुआ करता है, जिसके द्वारा पारितंत्र में हरित पादप यानी प्रोड्यूसर जो होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, उनके द्वारा एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है। क्योंकि ऊर्जा को निर्मित कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधों से वो एनर्जी आगे की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों से प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न जानवर जीवों के क्रमवार अन्य जीवों को खाने और स्वतः भी खाए जाने को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे घास हरा है, इसके द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है। घास को खाया ग्रास हॉपर टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक फ्रॉग ने, इसको खाया सांप ने, है ना, और सांप को मान लीजिए बाज या चील, ठीक है, यानी ईगल वगैरह के अगर खा लिया गया, तो ये पूरी एक चेन बनी, इसको क्या कहेंगे, फूड चेन। भैया याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है, यानी फूड चेन का जैसे एक स्तर ये हो गया, एक स्तर ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, तो क्या बोला जाता है,
पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल इसको कहा जाता है ना। यहाँ पर ये जो उदाहरण है इसमें घास जो है ये पहला, घास जो है वो फर्स्ट, और बाज जो है वो पंचम पोषण स्तर, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा हो जाएगा, घास, और फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल कौन सा हो जाएगा, बाज या चील। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसफर। ऊर्जा स्थानांतरण की ये जो प्रक्रिया होती है ना, तो ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। मतलब जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, उदाहरण के लिए घास है, घास को टिड्डे ने खाया, तो घास को टिड्डे ने खाया तो भैया वहां पर एनर्जी जो ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी ट्रांसफर होते समय उसका कुछ नुकसान भी होता है, उसमें कमी आती है, और वो किस रूप में आती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में या हीट एनर्जी के रूप में वो लॉस हुआ करती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वपोषी के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, है ना। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शाकाहारी हर्बीवोरस किसको कहा जाता है, हरे पेड़ पौधों को यदि कोई खाता है तो उसको शाकाहारी कहते हैं। इसमें भैया कीड़े मकोड़े रखे जा सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह रखे जा सकते हैं, बर्ड्स पक्षी वगैरह भी रखे जा सकते हैं, रोडेंट्स, ठीक है, और जुगाली करने वाले जीव, जुगाली करने वाले जीव जैसे गाय बकरी भैंस ये सब, ठीक है, ये सब इसमें रखे जा सकते हैं। मांसाहारी कौन से होते हैं, कार्निवोरस कौन से होते हैं, तो भैया शाकाहारी जंतु यानी कि हर्बीवोरस जो है उनको अगर मारकर खा जाए तो वो क्या है, मांसाहारी कार्निवोरस। इसमें आप लोग मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, टाइगर हो गया, या फिर कैट हो गई, डॉग हो गया, फ्रॉग हो गया, इनको आप रख सकते हैं कार्निवोरस में। सर्वाहारी क्या होता है, ऑमनीवोरस क्या होता है, जो सब कुछ खा पाए। ठीक है, तो इसमें आप क्या रख सकते हैं, जैसे शुअर है ना, भालू है, बियर है, और मनुष्य है। मनुष्य भैया शाकाहारी को भी खा लेता है, मांसाहारी को भी खा लेता है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजों का भी भक्षण कर सकता है, तो वो क्या हो गया, मनुष्य, यानी कि सर्वाहारी, ऑमनिवोरस। अब घटक की बात करते हैं, डीकंपोजर। डीकंपोजर के बारे में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, डीकंपोजर कौन होते हैं। तो डीकंपोजर के अंतर्गत उन्हें रखा जा सकता है कि जब कोई जीवित लिविंग थिंग्स जो मर जाती हैं, लिविंग थिंग्स जब डेड हो जाती हैं, तो भैया उन्हें बेसिकली उनको रिसाइकल करने का काम जो करते हैं, डीकंपोजिशन करने का जो काम करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं, डीकंपोजर। इसमें जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगी को आप रख सकते हैं। आगे चलिएगा, खाद्य श्रृंखलाएं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रासलैंड आधारित यानी चारागाह आधारित, जो हरे पेड़ पौधे और कार्निवोरस यानी मांसाहारी ये इसमें शामिल होंगे। और एक होती है अपरद यानी डिट्रीटस। ठीक है, डिट्रीटस कौन सी होती है, तो मृत कार्बनिक पदार्थ यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स और मांसाहारी कार्निवोरस इसमें पाए जाएंगे। तो भैया खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, ग्रासलैंड्स के आधार पर और डिट्रीटस या फिर अपरद के आधार पर। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले चारागाह वाली ग्रासलैंड्स वाली देख लेते हैं। तो भैया हरे पेड़ पौधों से शुरू होगी, है ना, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं तक जाती है और फिर मांसाहारी तक। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया, ठीक है, घास है, इस घास को मान लीजिए टिड्डे के द्वारा, टिड्डे ने भैया, टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक खा गया, मेंढक को स्नेक, स्नेक को कौन खा गया, ईगल, है ना। तो ये जो आपकी श्रृंखला है ये किसके आधार पर है, ये ग्रासलैंड्स के आधार पर है, चारागाह आधारित है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा आगे की तरफ, आगे की तरफ अपरद खाद्य श्रृंखला डिट्रीटस है। डिट्रीटस में क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और उन मृतजीवी जीवों से प्रारंभ होती है जो प्रोटोजोआ और मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ आपके ऐसे सेप्रोट्रॉप्स होते हैं भैया जो प्रोटोजोआ और अन्य कार्निवोरस को भोजन प्रदान करते हैं, वो इसके अंदर रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया अपरद यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर भैया इस पर कौन आधारित होंगे, मृत जीवी। ठीक है, मृत जीवी यहाँ पर पाए जाएंगे, ये सेप्रोट्रॉप्स हैं। इनको इनके द्वारा ये खाया गया किसके द्वारा, प्राथमिक अपरद भक्षी यानी कि प्राइमरी डिट्रीटस फीडर के द्वारा। उदाहरण के लिए केंचुआ वगैरह ये सब। ठीक है, तो भैया इसको किसने खाया है, मान लीजिए मुर्गे ने। ठीक है, और मुर्गे को कौन खा गया, ईगल। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है ये कैसी है, अपरद खाद्य श्रृंखला है। भाई केंचुआ वगैरह जो होता है वो मिट्टी में जो आपके डीकंपोजर वगैरह जो होते हैं उन्हीं को तो खाता है। केंचुए को मान लीजिए मुर्गे ने खाया, मुर्गे को मान लीजिए ईगल ने खाया, तो कैसी श्रृंखला, अपरद। ठीक है, आगे चलिएगा, खाद्य जाल की बात करते हैं, फूड वेब। भैया आसान सी भाषा में समझा देता हूँ, बहुत आसान सा। खाद्य जाल का मतलब क्या होता है कि देखो खाद्य श्रृंखला में ये होता है कि एक श्रृंखला बिल्कुल सिंपल होगी, मतलब घास
घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मान लीजिए मैं कहूँ मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला। लेकिन एक होता है खाद्य जाल, फूड वेब। इसमें क्या होता है? कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपके घास है, अब घास को भैया टिड्डा भी खा सकता है, घास को बकरी भी खा सकती है ना? तो वहां से श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी? कई सारी हो जाएंगी। तो वहां से जो बनेगा वो होगा फूड वेब। यानी ये एक प्रकार का पूरा एक नेटवर्क होता है जिसमें कई सारी फूड चेन पाई जाएंगी। ठीक है, एक ही जंतु, एक ही एनिमल कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है भैया, ये भी आपको याद रखना है। खाद्य जाल ऊर्जा प्रवाह के अधिक यथार्थवादी मॉडल हैं। मोर रियलिस्टिक मॉडल कौन सा होता है? तो वो खाद्य जाल होता है, क्योंकि भैया एक जीव केवल एक का भक्षण नहीं करता, कई का करता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, है ना? ऊर्जा प्रवाह को दर्शाने के मामले में खाद्य श्रृंखला खाद्य जालों की तुलना में अधिक सरल होती है। क्लियर है? आगे चले, पारिस्थितिकी पिरामिड की बात कर लेते हैं। तो भैया ये क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? तो किसी पारितंत्र में पोषण स्तर जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल पाए जा रहे हैं, उनको जब आप डायग्राम पर दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड। उत्पादक पिरामिड के आधार पर रचना करते हैं और पिरामिड की अनुवर्ती श्रेणियां, ठीक है, मतलब बढ़ती हुई श्रेणियां। तो आपके पिरामिड या इस तरीके से बनाया जाता है ना? नीचे की तरफ जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे। फिर ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो शाकाहारी आएंगे, हर्बीवोरस आएंगे, मांसाहारी आएंगे यानी कार्निवोरस आएंगे, या फिर टॉप कार्निवोरस या शीर्षस्थ मांसाहारी आएंगे। ठीक है, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है संख्या पिरामिड, मतलब पिरामिड ऑफ नंबर। ये क्या होता है भैया? कि प्रत्येक पोषी स्तर पर, मतलब हर पोषी स्तर पर जीवों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बताता है आपका संख्या पिरामिड। और याद रखिएगा संख्या पिरामिड सीधे होने के साथ साथ उल्टे भी हो सकते हैं, मतलब ये इस तरीके से ये सीधा भी हो सकता है और इस तरीके से ये उल्टा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिएगा, ये सीधा पिरामिड आपको दिख रहा है, ये कहाँ पाया जाएगा? घास पारिस्थितिकी तंत्र में। कि भैया यहाँ पर प्रोड्यूसर हरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो इन दोनों को खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा परात परजीवी हैं। ठीक है, कौन है? परात परजीवी, यानी हाइपर पैरासाइट्स यहाँ पर सबसे ऊपर हैं। नीचे क्या है? तो नीचे यहाँ पर है प्रोड्यूसर्स, यानी कि हरे पेड़ पौधे संख्या में कम। इनको किसने खाया? हर्बीवोरस शाकाहारी ने। इसको किसने खाया? आपके परजीवी यानी पैरासाइट्स ने। और इनको भैया जो भोजन में ले गया वो कौन है? हाइपर पैरासाइट्स। इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो ये संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। जीव द्रव्यमान के पिरामिड की बात करें, बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, है ना? ये प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संहति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दिस रिप्रेजेंट द टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर लेवल पर जो बायोमास पाया जा रहा है उसे बताएगा। खड़ी फसल का जीव संहति किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है एक निश्चित टाइम पर। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास इज द अमाउंट ऑफ द लिविंग मैटर एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, लिविंग मैटर जो पाया जा रहा है, जीव संहति जो पाई जा रही है भैया, सजीव पदार्थ जो पाया जा रहा है, सजीव पदार्थ एक निश्चित समय पर उसकी मात्रा कितनी है वो क्या बनता है? जीव द्रव्यमान, बायोमास। इसे ग्राम पर यूनिट एरिया यानी ग्राम पर यूनिट क्षेत्रफल, किलो कैलोरी एकांक क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, जीव द्रव्यमान को व्यक्त करने की यूनिट क्या है ना? कैसे व्यक्त किया जाता है ये पूछ लेता है। यहाँ पर देखिएगा भैया, बायोमास की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बायोमास की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को इनके द्वारा, गिलहरी हो गई, हिरन हो गया या पक्षी वगैरह हो गए, इनको खाया गया इनके द्वारा, जिसमें आपकी लोमड़ी वगैरह हो गई, उल्लू वगैरह हो गया, इन सब के द्वारा। और इनको खा गया मान लीजिए डियर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आप क्या देख रहे हैं? बायोमास धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये किसके लिए है भैया? ये आपके पानी के लिए है। ठीक है, किसके लिए? जल के लिए, एक्वेटिक। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया? जूप्लैंक्टन ने। इनको स्मॉल फिशेस और इनको बिग फिश। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जैव जो अपने मैंने बताया था बायोमास, ठीक है, बायोमास जो है वो बायोमास का पिरामिड जो होगा वो दोनों प्रकार है ना। ऊर्जा पिरामिड की बात करते हैं। ऊर्जा पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी। यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है ना? ट्रॉफिक लेवल पर
ऊर्जा कितनी ट्रांसफर हो रही है ये उसको दर्शाता है। ऊर्जा जो है भैया उसको किलो कैलोरी के हिसाब से दिखाया जाता है। कैसे दिखाते हैं? किलो कैलोरी में। ये जो पिरामिड होगा ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, मतलब ये उल्टा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जो ऊर्जा पिरामिड होता है, एनर्जी पिरामिड होता है, वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। देखो भाई, प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर हैं। यहाँ पर एनर्जी का जो लेवल होता है वो 100% होता है। इसको भैया मान लीजिए शाकाहारी के द्वारा खाया गया, हर्बीवोरस के द्वारा जो ट्रांसफर होने वाली ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, 10%। फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं जिन पर रह जाती है 1%, फिर ऊपर की तरफ पहुंचने पर 0.1% और सबसे ऊपर पहुंचने पर 0.01%। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ने पर लगातार एनर्जी क्या होती जा रही है? कम। ठीक है, क्योंकि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है तो उसका नुकसान भी होता है, उसका क्षय भी होता है ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में। ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है? इसीलिए एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें, इंपोर्टेंट फैक्ट्स की। मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो देखो, मैंग्रोव वेजिटेशन अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड्स है ना, उसके अलावा जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो वनस्पति पाई जाती है उसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। भाई मैंग्रोव वनस्पति की एक विशेषता होती है कि ये खारे पानी में अधिक होती है। ठीक है, समुद्र के किनारों पर जहां पर नदियां जाकर मिलती हैं तो वहां पर ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी में डूबी रहती है, तो मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। और ये ताजे पानी में भी उग सकती हैं, तो दोनों में ही। ठीक है, मैंग्रोव लवण सहे यानी कि सॉल्ट टॉलरेंट वनस्पति है, मतलब ये जो है ये आपके नमक की मात्रा को, खारे पानी की मात्रा को बर्दाश्त कर सकते हैं। मैंग्रोव में विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है। मैंने भी बताया ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें पानी में होती हैं, है ना। तो भैया इनमें एक स्पेशल जड़ का विकास होता है जिनके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। मतलब इन पेड़ पौधों की जो रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए जो जड़ें होती हैं वो पानी के ऊपर निकली रहती हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से ये ऐसा किया करते हैं। इन जड़ों को क्या कहते हैं? तो न्यूमेटोफोर्स। इनको क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेटोफोर्स क्या है, तो आप बताइएगा। मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें होती हैं जो सांस लेने के लिए पानी से ऊपर निकली रहती हैं उन्हें न्यूमेटोफोर्स के नाम से जाना जाता है। प्रवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर कोरल्स की अगर मैं बात करूं तो भैया ये जो है कोरल्स आर लाइम डोमिनेटेड सॉफ्ट इन्वर्टेब्रेट organism that live in a hard shell composed of calcium carbonate। मतलब प्रवाल क्या है? तो भैया प्रवाल जो होते हैं ये पहली बात तो इनवर्टेब्रेट होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, इनमें कशेरुक रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये ऐसे जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच होता है उसके अंदर निवास करते हैं। ये कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई अगर होगी तो वहां पर सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन कम पाया जाता है। इसी वजह से जो कोरल होते हैं वो हमेशा समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं, मतलब जहां पर गहराई कम होती है। अतः प्रवाल भित्ति के विकास के लिए प्रकाशीय स्थितियां आवश्यक होती हैं। इसके अलावा विश्व की 1/3 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां जो कोरल रीफ हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आपको पता है भैया ऑस्ट्रेलिया में तो विश्व की सबसे लंबी आपकी कोरल रीफ है ना, जिसको आप ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ट्रॉपिकल जो वर्षा वन होते हैं यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं भैया उनमें, है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघ का प्रपोषण करती हैं। याद रखिएगा कि जब आपसे ये पूछा था बायोडाइवर्सिटी का हाईएस्ट लेवल, तो आपके मन में ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं वो आते हैं। तो भैया उनसे कहीं ज्यादा आपको याद रखना है कोरल रीफ जो होती हैं वो अन्य जीवों को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करती हैं। इसीलिए याद रखिएगा प्रवाल भित्ति जो होती है, कोरल रीफ जो होती हैं, इन्हें समुद्र का वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भी प्लांक्टन के बारे में। प्लवक, है ना, एक्वेटिक जो आपके एनवायरमेंट होता है, सागरीय वायुओं के प्रकाशित क्षेत्र एवं सागर के ऊपरी पैलेजिक मंडल में जल के ऊपरी भाग, गहराई लगभग 200 मीटर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु हैं। इनमें प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियंस आदि एवं पादपों में शैवाल, डायटम आदि को प्लवक कहा जाता है।
भाई प्लवक जो है वो आपके सागर में प्रोड्यूसर का काम करता है, उत्पादक का काम करता है। इसमें एल्गी हो सकता है, डायटम हो सकता है। ये जो होते हैं इन्हीं को आप लोग या प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियंस, ये आपके क्या कहलाते हैं, प्लवक कहलाते हैं या प्लांकटन कहलाते हैं। तो किसका काम करते हैं, प्रोड्यूसर का। याद रखिएगा इस श्रेणी के पादपों को फाइटोप्लैंक्टन और जंतुओं को जू प्लैंक्टन कहा जाता है। यानी प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियन जो है वो क्या कहलाएंगे, जू प्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन क्या कहलाएंगे, शैवाल वगैरह। मतलब जो इस श्रेणी के जो पादप होते हैं जो प्लांट में रखे जाते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और जो उन्हें जंतु के रूप में होंगे, प्लांट्स के रूप में होंगे तो फाइटोप्लैंक्टन, और जंतु के रूप में होंगे तो उनको जू प्लैंक्टन कहा जाएगा। तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। पादप प्लवक सूक्ष्म पादप जीव होते हैं जो स्वच्छ तथा खारे पानी दोनों के जलीय वातावरण में निवास करते हैं। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा प्लांक्टन दो प्रकार के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लांक्टन। फाइटोप्लैंक्टन यदि प्लांट कैटेगरी में आता है, और आपके जू प्लांक्टन अगर वो एनिमल यानी कि जंतु श्रेणी में अगर वो शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ, परिपादप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पेरीपाइथन क्या है, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक, ये वाला हेडिंग है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ठीक है, परिपादप या परिजीव। परिपादप पेरीपाइथन, ठीक है, सूक्ष्म जीव जंतुओं और पादपों के समूह होते हैं जो जलीय सतह में जड़ वाले पादपों से चिपके रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ऐसे आपके जीव होते हैं जो जड़ वाले पौधे जो होते हैं, जड़ वाले पौधों से चिपके हुए रहते हैं। परिपादप जल में मौजूद अशुद्धियों को अवशोषित करते हैं। इसका काम क्या होता है भैया, पेरिपाइथन्स का, या माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स का, इनका काम होता है कि जो आपके जल के अंदर इम्प्योरिटीज पाई जा रही हैं उन इम्प्योरिटीज को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब आते हैं भैया नित्तल जीव जात की बात करते हैं, यानी बेंथोस की बात करते हैं। ये क्या है, जलीय सतह के तल, मतलब जलीय सतह के तल, बॉटम या तल के समीप रहने वाले पादप और जंतु बेथोस कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके जल के बॉटम में निवास करने वाले जीव होते हैं या उसके आसपास जो निवास करते हैं उनको बेथोस या बेंथोस या नितल जीव जात कहा जाता है। अधिकांश बेंथोस भोजन पर भोजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वे समुद्र तल पर रहते हैं, यहाँ भोजन की तलाश करते हैं। मतलब ज्यादा गहरे पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो बेंथोस के नाम से जाने जाते हैं। कोरल त्रिभुज, कोरल ट्रायंगल की बात करें तो ये कहाँ है भैया, तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्ते के आसपास का जो उष्ण कटिबंधीय जल है, यानी ट्रॉपिकल वाटर जो वहां का है, तो भैया वहां पर एक लगभग त्रिकोणीय क्षेत्र है। यानी ये जगह याद रखेगा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्ते, इनके बीच में एक ट्रायंगल का निर्माण होता है जिसको कोरल ट्रायंगल या कोरल त्रिभुज कहते हैं। लेदरबैक कछुए, ठीक है, भारत में ये कछुए केवल अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं भैया, है ना, कौन, लेदरबैक टर्टल्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है लेदरबैक कछुए भारत में या विश्व में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, संक्रमिका की बात करते हैं, इकोटोन। इकोटोन वर्ड क्या है, दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य भौगोलिक संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं, जैसे घास स्थल और वन के बीच का क्षेत्र। संक्रमिका इकोटोन वर्ड क्या है, इकोटोन वर्ड आप समझिएगा, दो कम्युनिटी पाई जा रही है, उन दो कम्युनिटी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग इकोटोन बोलते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स और वन। ठीक है, मतलब कहीं पर घास स्थल पाया जा रहा है और कहीं पर बहुत घने वन पाए जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो इलाका होगा, ना तो इधर शामिल किया जा सके ना इधर, तो उसको क्या कहेंगे, इकोटोन। अनूप की बात करते हैं, स्वैम्प्स की बात करते हैं, ये क्या है, आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है इनको, है ना, इनको वेटलैंड्स फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नदी और झील के किनारे ये क्या होते हैं, और इसमें भैया भारत में कच्छ का प्रदेश जो है वो आपके स्वैम्प्स के तहत रखा जाता है। झीलों के आसपास, नदियों के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसे स्वैम्प्स या अनूप के नाम से आप जानते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, एक जीवोम बृहद पारितंत्र होता है, बायोम इज अ लार्ज इकोसिस्टम। जीवोम वर्ड क्या है, तो जीवोम या बायोम शब्द का जो अर्थ होता है ना, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, जहां पर प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है, एक विशेष प्रकार की जलवायु में रहते हैं, है ना। जीवोम या बायोम का मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम जब पाया जाए, जहां एनिमल्स भी पाए जाए, पादप यानी कि आपके प्लांट्स भी पाए जाए, मनुष्य भी पाया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोम या जीवोम बोलते हैं।
अब आइएगा कल्प फॉरेस्ट की बात करते हैं। कल्प फॉरेस्ट क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक, सुंदर और प्रचुर मात्रा में प्रजातियों से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब अगर आपकी पृथ्वी पर कहीं पर कोई ऐसी जगह पाई जा रही है जहां पर सर्वाधिक उत्पादक प्रोड्यूसर्स की मात्रा खूब हो, सुंदर हो और प्रचुर मात्रा में प्रजातियां मतलब स्पेसीज ढेर सारी वहां पर पाई जाए, तो उसी इकोसिस्टम को कल्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये विश्व के शीत और शीतोष्ण महासागर के छिछले और तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो शीत और शीतोष्ण महासागर है, यानी कि कोल्ड एंड टेम्परेट ओशियंस जो हैं, उनके कम पानी, उनके कम गहरे स्थानों पर ये तट यानी कि कोस्ट के आसपास, तटों के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। ये वन केवल वहीं तक सीमित हैं जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। मतलब जो ओशियन होगा उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से अगर कम रहता है तो वहीं पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कल्प फॉरेस्ट। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों पर जो आपके वन है, जो आपके इन्वायरमेंट है, उसको हम कल्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ सकता है कल्प फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो जहां पर समुद्र के पानी की जो औसत टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम। यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं। यूट्रोफिकेशन या इसको क्या कहते हैं? सुपोषण। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूट्रोफिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, औद्योगिक कचरों का विकास जो जल में शैवाल की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या चीज भैया? रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज दैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द वाटर। ठीक है, और इन शैवालों के मरने पर इसे खाने के लिए जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, जो औद्योगिक कचरा होता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होता है, ये पानी में पहुंचता है और उस इंडस्ट्रियल वेस्टेज में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एल्गी को ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो एल्गी वहां पर उत्पन्न होते हैं और उस एल्गी को खाने के लिए कुछ बैक्टीरिया वहां उत्पन्न होते हैं जो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कंजप्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, उसी को कहा जाता है। याद रखिएगा। ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन है। आपसे पूछेगा ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मरीन इको सिस्टम। कोल आर्द्र भूमि की बात कर लेते हैं, कोल वेटलैंड्स की बात कर लेते हैं भैया। तो केरल में याद रखिएगा त्रिशूर और मल्लपुरम, दो हैं, त्रिशूर और मल्लपुरम जिलों में अवस्थित वह क्षेत्र वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि का भाग है। वेम्बनाड झील का नाम सुना होगा आपने केरल में, उसको कोल वेटलैंड्स के नाम से भी आप जानते हैं। माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटीज पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। आपसे पूछ लेगा कि माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटीज किस चीज से संबंधित थी? तो वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से संबंधित। तमिलनाडु में विश्व का पहला नमक सहिष्णु पादप सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन उद्घाटन किया गया। आपसे पूछ लेगा विश्व का पहला नमक सहिष्णु पादप उद्यान, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ, ओजोन की परत में भैया क्षय हो रहा है, अभी आगे आएगा सब, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से सबस्टेंसेस जिम्मेदार हैं? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, HCFC, BFC21B2, HBFC और ब्रोमोकार्बन। ये सब क्या है भैया? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व। बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन की बात करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है? उस प्रवृत्ति से जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका सांद्रण भी बढ़ जाता है, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। भैया पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचते हैं तो उनकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता है। मतलब अगर ट्रॉफिक लेवल जो पोषण स्तर पाया जा रहा है उस पोषण स्तर पर हर स्तर पर अगर आपके पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक की डेंसिटी सांद्रता लगातार बढ़ रही है तो उसी को आप बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। प्रदूषकों में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। कौन कौन से भैया? तो देखिए, स्थायित्व, गतिशीलता, विभिन्न प्रकार की वसा और विलयशीलता व सक्रिय। याद रखिएगा भैया, इसमें क्या होना चाहिए? फॉर बायोमैग्निफिकेशन इट इज नेसेसरी टू हैव 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से? पॉल्यूटेंट्स,
लॉन्ग स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड एक्टिविटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, बायोमैग्निफिकेशन। अब आइएगा जैव संचयन की बात करते हैं, बायो एक्युमुलेशन की बात करते हैं। यह संदर्भित करता है कि प्रदूषक किस प्रकार आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फूड चेन में कैसे प्रवेश करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बायो एक्युमुलेशन। जैव संचयन में पर्यावरण से आहार श्रृंखला के प्रथम जीव तक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि दर्ज की है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में मौजूद संपर्क के सभी माध्यमों यानी भोजन तथा व्यापक वातावरण स्रोत द्वारा किसी जीव में कोई रासायनिक पदार्थ अवशोषित। भाई सिंपल सी बात यह है, फूड चेन में जो भी जीव पाए जा रहे हैं उन जीव में के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, किसी चीज का अवशोषण जो किया जा रहा है, और उस अवशोषण में अगर पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक आकर प्रवेश कर जाते हैं तो वही आपके बायो एक्युमुलेशन या जैव संचयन कहलाता है। बायो कॉन्सेंट्रेशन, जैव सांद्रण किसे कहते हैं। तो जैव संचय से तात्पर्य है कि प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करते हैं। जैव संचय पर्यावरण से खाद्य श्रृंखला में पहले जीव तक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। बेसिकली बायो एक्युमुलेशन, बायो कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों वर्ड लगभग एक ही जैसे हैं। सिंपल सी बात यह है, किसी भी जीव में पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक का प्रवेश करना, यही आपके इसके अंतर्गत रखा जाएगा। परजीविता, पैरासिटिज्म की बात करें जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान तो पहुंचाता है पर सामान्यतः उसे मारता नहीं है। उदाहरण के लिए अमरबेल और जूं, ठीक है। अमरबेल जिसको कसकटा के नाम से जानते हैं, और लाइस, ठीक है। जूं मानव शरीर यानी कि बालों में आपके निवास करते हैं। ये आपको नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन आपको मार नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अमरबेल की, तो वृक्षों के ऊपर आपने देखा होगा, तो उसे नुकसान तो पहुंचा सकती है लेकिन उसे मार नहीं सकती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म या परजीविता बोलते हैं।